Assalamu alaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 6 class at STEM International. ये हमारे पास चैप्टर 6 की ही कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हमने देखा था प्लेजरिज्म क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है और पायरेसी क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग एथिकल सोर्सिंग ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, एथिकल इश्यूज़ को देखेंगे और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें या ऑनलाइन सर्फिंग करते हुए आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोर्सिंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सोर्स करने के क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं? When using information from the internet, users must act responsibly and ethically. जब आप इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स कर रहे हो तो यूजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिस्पॉन्सिबली और एथिकली उस इन्फॉर्मेशन को सोर्स करें। ऑनलाइन कंटेंट शुड बी चेक्ड केयरफुली टू इंश्योर इट इज करेक्ट, रिलायबल एंड सुटेबल फॉर यूज। अब जब भी आप कोई ऑनलाइन कंटेंट को सोर्स कर रहे हो तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप उसे चेक कर लें कि वो क्या सोर्स सही है, क्या वो रिलायबल है और क्या वो आपके लिए सूटेबल है इस्तेमाल करना। एथिकल सोर्सिंग हेल्प्स यूजर्स अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट। अब एथिकल सोर्सिंग एक यूजर को किस चीज में मदद करती है? ये कि एक तो मिस इन्फॉर्मेशन खत्म होती है, दूसरा डिजिटल कंटेंट की जो मिस यूज होता है वो भी अवॉइड होता है। When using online information, users must evaluate sources using the following standard. अब जब भी आप कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सोर्स कर रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन आपने यूज करनी हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उस कंटेंट को इंश्योर कर लें। अब वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले करेंसी होती है। अब करेंसी इसमें वो पैसे वाली करेंसी नहीं है, बल्कि करेंसी यहाँ पे ये रेफर कर रही है कि हाउ रिसेंट द इन्फॉर्मेशन इज एंड वेदर इट हैज बीन अपडेटेड रेगुलरली। अब ये आपको ये बताती है कि क्या जो कंटेंट है वो करंट है या वो रिसेंट है। अगर तो कंटेंट करंट और रिसेंट है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होगी। और दूसरी चीज आप ये देखते हो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिपीटेडली या फिर करंटली अपडेट हो रही है या नहीं। अगर कोई कंटेंट बहुत पुराना है और वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको करंट चाहिए तो वो पुराना कंटेंट आपको हेल्प नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप उसका क्या चाह रहे हो कि आपको उसकी हिस्ट्री चाहिए, तो फिर वो हिस्ट्री के तरीके में हम उसको कंटेंट के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई करंट डेटा चाहिए, करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर वो पुराना या आउटडेटेड डेटा आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। रेलेवेंस shows how closely the information matches to the topic or the purpose of task. अब फॉर एग्जांपल आपने किसी टॉपिक के ऊपर सर्च किया है गूगल पे, तो अब आपने ये देखना है कि क्या जो आपने सर्च किया है और जो कंटेंट आपको रिजल्ट में आ रहा है वो रेलिवेंट है या नहीं। अगर तो आपका क्वेश्चन और उसका रिजल्ट आपस में रेलिवेंट नहीं है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगी। Authority checks whether the author or organization provided the information is trustworthy or qualified. अब कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंटरनेट पे मिलती है तो आपने ये देखना होता है कि क्या उसका सोर्स रिलायबल है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से रिलेटेड आप कोई न्यूज देख रहे हैं ऑनलाइन तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर है, क्या किसी पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है, क्या गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश किया है या क्या किसी न्यूज चैनल के ऊपर वो चीज पब्लिश हुई है। अगर तो इस तरीके कोई चीज हुई है तो रेलिवेंट होगी। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसमें आपको डाउट होता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। तो जब तक आपको कोई चीज ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिल जाती हम उसकी ऑथेंटिसिटी को हमेशा डाउट करते हैं। एक्यूरेसी इंश्योर्स दैट द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, फैक्चुअल एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस। अब जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं या कोई आप किसी सोर्स को रीड कर रहे होते हैं तो उसमें आपने ये देखना होता है कि इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ कोई बातें लिखी हुई है और उसमें कोई फैक्ट्स नहीं है या उस चीज को बैकअप करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है उसके अंदर तो हम उसकी एक्यूरेसी को डाउट करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर जो करेक्ट हो, साथ में उसमें फैक्ट्स भी दिए हुए हो और सपोर्टेड बाय एविडेंस हो तो उसको हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। Purpose identifies the reason why information was published, such as to inform, educate or to advertise. अब जहां पे भी और जिस सोर्स पे भी आप वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं आपको उसका पर्पस देखना होता है कि वो क्यों पब्लिश हुई थी। क्या वो इस वजह से पब्लिश उन्होंने किया है कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए या फिर एडवर्टाइज करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज सर्च की है कि व्हाट्स द बेस्ट टूथपेस्ट फॉर टीथ, ठीक है, आपने ये सर्च किया है तो उसमें आपको डिफरेंट सोर्सेज मिलेंगे। अब हर जो भी कंपनी होती है अब वो क्या कर रहे होते हैं कि वो आपको उन ब्लॉग्स के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंपैरिजन मिलता है जिसमें मल्टीपल टूथपेस्ट हैं और आपको हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स बताए हुए हैं तो उसको हम टू एजुकेट या टू इन्फॉर्म वाला कंटेंट कहेंगे। अब जैसे कि जब न्यूज चैनल्स की वेबसाइट के ऊपर देखते हैं तो वहां पे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन पब्लिश की हुई होती है वो टू इन्फॉर्म होती है या टू एजुकेट होती है। लेकिन साथ ही अगर उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट का बैनर लगाया हुआ है तो वो जो एडवर्टीजमेंट की लिए चीज है उससे आपको वो चीज आपको प्रमोट कर रहा है। एथिकल इश्यूज बाय सर्फिंग ऑनलाइन।
अब एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं जब आप ऑनलाइन सर्फ कर रहे हो? एथिकल इश्यूज अराइज व्हेन पीपल मिसयूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फेल टू टेक ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एथिकल इश्यूज तब होते हैं जब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज करते हैं या फिर ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। एथिकल इश्यूज इन ऑनलाइन बिहेवियर। अब ऑनलाइन बिहेवियर के एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं? पार्टिसिपेंट प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज नेम्स, एड्रेसेस, फोन नंबर्स एंड ऑनलाइन डिटेल्स। अब पार्टिसिपेंट कौन होता है? जो कि इंटरनेट को यूज कर रहा होता है। तो उसकी प्राइवेसी का क्या मतलब है कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करे, जैसे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, ऑनलाइन डिटेल्स। ये सारी चीजें आपको प्रोटेक्ट करनी होती है। यूजर्स शुड नॉट शेयर पर्सनल डेटा विदाउट परमिशन। आपने ना तो अपना डेटा शेयर करना होता है, ना किसी और का डेटा आपने इंटरनेट पे शेयर करना होता है। रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी हेल्प्स प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जब आप किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल डिटेल्स है उनका मिसयूज नहीं होता। इट ऑल्सो कीप्स इंडिविजुअल सेफ व्हाइल यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये इंडिविजुअल्स को सेफ रखती है जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे होते हैं। Confidentiality means shared information secret and not sharing it with the others. Confidentiality का मतलब ये होता है कि आप जो information है या जो secret है आप उसको अपने तक रखते हैं और आप दूसरे लोगों से share नहीं करते। Information is shared in trust, should be protected and used responsibly. अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ट्रस्ट में रखते हुए या ट्रस्ट में लेकर कोई चीज शेयर की गई है तो वो आपने अपने पास रखना होता है और उस चीज को प्रोटेक्ट करना होता है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास उसको आपने रिस्पॉन्सिबली यूज करना होता है ताकि दूसरों का जो बात है या जो सीक्रेट है वो दुनिया के सामने रिवील नहीं हो। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी कैन कॉज हार्म और लॉस ऑफ ट्रस्ट। जब आप किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करते हैं तो उससे एक तो लॉस ऑफ ट्रस्ट होता है और दूसरा उस इंफॉर्मेशन या सीक्रेट की वजह से दूसरे लोगों को हर्ट या हार्म भी हो सकता है। इट इज एसेंशियल इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। ये बहुत जरूरी है जब आप ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो डिजिटल रिकॉर्ड के लिए, और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेक श्योर करें। एनोनिमिटी मीन्स कीपिंग अ पर्सनल आइडेंटिटी हिडन व्हेन यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज। अब एनोनिमिटी का मतलब यह है कि अपनी या एक इंसान की आइडेंटिटी को हिडन रखना जब वो कोई ऑनलाइन सर्विसेज को यूज कर रहा है। यूजर शुड नॉट रिवील समवन्स आइडेंटिटी विदाउट देयर कंसेंट। अब यूजर्स को किसी की आइडेंटिटी बिल्कुल भी जाहिर नहीं करनी चाहिए उनके कंसेंट के बगैर, कि जब किसी की मर्जी हो वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने लाए तो तभी करना चाहिए, और अगर वो अपनी आइडेंटिटी खुद हाइड कर रहा है तो आपको भी उसकी आइडेंटिटी को हिडन रखना चाहिए। एनोनिमिटी हेल्प्स प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स एंड मिसयूज। अब एनोनिमिटी से क्या होता है कि ये यूजर्स को हेल्प करता है कि वो ऑनलाइन थ्रेट से और इंफॉर्मेशन के मिसयूज से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इट ऑल्सो इनकरेजेस सेफ रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन पार्टिसिपेशन। ये इनकरेज करता है सेफ, रिस्पॉन्सिबल और ऑनलाइन पार्टिसिपेशन। Being safe and responsible online. Being safe and responsible online means that behaving lawfully and respectfully while using digital platforms. अब being safe और responsible online आप किस तरीके से हो सकते हैं? lawfully और respectfully digital platforms के ऊपर behave करके। Protecting personal information such as password and contact details, कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सेफ रख के या प्रोटेक्ट करके। रिकॉग्नाइजिंग वंस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज डिजिटल यूजर। अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानते हुए कि डिजिटल यूजर होने के साथ साथ आपके कौन से राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फिर उनको फुलफिल करना। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के साथ कांटेक्ट ना करना और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिपोर्टिंग अनसेफ और सस्पिशियस सिचुएशंस टू पेरेंट्स, टीचर्स और ट्रस्टिंग एडल्ट्स। अब अगर कोई कुछ आपके साथ सस्पिशियस हो रहा है ऑनलाइन या कुछ आपको अनसेफ फील हो रहा है तो वो सिचुएशन आपको अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को या किसी भी बड़े को जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनको बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सके। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड कीपिंग देम प्राइवेट। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हैं और उसको प्राइवेट रखते हैं। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्या होते हैं कि आपने उसमें नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल सिंबल्स को यूज करना होता है जिसको कि किसी के लिए गेस करना मुश्किल हो। थिंकिंग बिफोर पोस्टिंग और शेयरिंग कंटेंट ऑनलाइन। हमेशा आपने ये सोचना है कि क्या जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं वो प्राइवेट है, उससे आपको कोई पर्सनल डिटेल नजर आ रही है या नहीं आ रही है, और क्या आपको ये कंटेंट शेयर करना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीजें सोचने के बाद आपने ऑनलाइन कोई भी कंटेंट शेयर करना होता है। रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी एंड ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर दूसरों की प्राइवेसी और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना है। अवॉइडिंग हार्मफुल, अब्यूसिव और इनएप्रोप्रिएट ऑनलाइन कंटेंट। अब आपने अवॉइड करना है कि ना तो आप हार्मफुल, अब्यूसिव
या कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आप ना शेयर कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, ना ही आप उसके साथ कोई इंटरेक्शन कर रहे हो। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यूजिंग ICT डिवाइसेस। Health related issues using ICT devices. Excessive use of computers and digital devices can cause health problems, long screen time, also disturb sleep patterns. अब जब आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स को या डिजिटल डिवाइसेस को यूज करते हैं तो उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अगर आप लॉन्ग स्क्रीन टाइम है आपका तो उससे आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। आई स्ट्रेन अकर्स ड्यू टू द लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन यूज। अब एक सबसे इसमें मेन चीज हमारे पास आई स्ट्रेन होती है। जैसे ही आप बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं तो उससे आपका आई स्ट्रेन होता है। इट कॉजेज टायर्ड आईज, हेडेक्स एंड डिस्कम्फर्ट। ये आपकी आंखों को थका देता है, आपको हेडेक होता है और आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर ब्रेक्स ले रहे हो ताकि आपके आई स्ट्रेन को रिड्यूस करा जा सके। बैक एंड नेक पेन। पुअर सिटिंग पोस्चर व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स कैन लीड टू बैक एंड नेक पेन। अब जब आप एक खराब पोस्चर के अंदर बैठते हैं कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए तो उससे आपको बैक और नेक पेन दोनों हो सकती है। प्रॉपर पोस्चर हेल्प्स प्रिवेंट दीज प्रॉब्लम्स। अब जब आप एक प्रॉपर पोस्चर के अंदर बैठते हैं, अपने कंप्यूटर को या फोन को एक डिसेंट आई लेवल के ऊपर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका एक जो पोस्चर है वो प्रॉपर रहता है और आपको ये जो आई स्ट्रेन, बैक पेन और नेक पेन है ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। बिल्कुल खत्म नहीं होती लेकिन रिड्यूस हो जाती हैं। Repetitive strain in injury in wrist and hands. Repeated movements such as typing or using a mouse can cause RSI. अब रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, जब आप रिस्ट और हैंड्स को एक रिपीटेटिव सेम स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं तो उससे आपको RSI हो सकती है। अब ये किस वजह से होता है? जब आप टाइप कर रहे होते हैं या माउस को यूज कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए एक ही काम ना करें, बीच में थोड़ी थोड़ी आपको ब्रेक ले लेनी चाहिए ताकि आपकी हाथ की जो पोजीशन है वो मेंटेन हो सके और आप इंजरी प्रिवेंट की जा सके। प्रॉपर पोस्चर बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। अब प्रॉपर पोस्चर क्या होता है कंप्यूटर को यूज करते हुए? प्रॉपर पोस्चर बाय यूजिंग अ कंप्यूटर इंक्लूड्स सिटिंग स्ट्रेट विद द बैक सपोर्ट। आपने सीधे बैठना होता है बैक सपोर्ट के साथ। आपको अपना मॉनिटर आई लेवल के ऊपर रखना होता है। आपके पाँव जो है वो जमीन के ऊपर लग रहे हो। कीपिंग रिस्ट स्ट्रेट व्हाइल टाइपिंग। अब इसमें जब आप टाइप कर रहे हो तो अपने रिस्ट्स को आपने स्ट्रेट रखना है। टेक रेगुलर ब्रेक्स। आपने रेगुलर ब्रेक्स लेते रहना है। करेक्ट पोस्चर रिड्यूसेस स्ट्रेन एंड इम्प्रूव्स कंफर्ट। अब जैसे आपका जो करेक्ट पोस्चर है ये आपकी मसल स्ट्रेन या जो बैक स्ट्रेन है उसको रिड्यूस करता है और आपका जो कंफर्ट है वो बढ़ा देता है। तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेसिंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पढ़ा। इसमें हमने देखा कि एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, करेंसी चाहिए होती है, आपके पास पर्पस होना चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट एनोनिमिटी होती है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और प्राइवेसी होती है। उसके बाद हम लोगों ने ICT डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस किया। उसमें आई स्ट्रेन था, नेक एंड बैक पेन होता है, फिर उसमें रिपीटेटिव इंजरीज़ वगैरह को हमने डिस्कस किया। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी और आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरीके से आप गुड डिजिटल सिटीज़न बन सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।